नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल पे। आज हम बात करेंगे श्रवण बाधित बालक की समस्याओं के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि श्रवण बाधित बालक कौन होते हैं, उनके लक्षण के बारे में हमने बात की थी और उनकी विशेषताओं के बारे में बात करी थी। और इसके बाद आज जो मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसमें हम उनकी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। तो कुछ शोध अध्ययनों के द्वारा यह विदित होता है कि श्रवण बाधित बालकों की मानसिक योग्यता कम होती है तथा उनकी शैक्षिक योग्यता एवं समायोजन भी अच्छा नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे अगर आपको बात करी जाए तो मैंने आपको बताया कि वैसे तो देखो, उनका सभी बच्चों की तरह उनका मानसिक स्तर भी अच्छा होता है, बौद्धिक स्तर मतलब अच्छा होता है। लेकिन होता क्या है कि जो उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि कम सुनाई देना या बिल्कुल भी सुनाई नहीं देना, तो उनकी जो और चीज़ें होती हैं, जो भी बौद्धिक स्तर होता है, उनको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो चीज़ें क्या करती हैं, परेशान करती हैं और उनका इतना विकास नहीं हो पाता, भाषा का विकास नहीं होता। क्यों नहीं हो पाता, मैंने आपको बताया, क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से होती तो वो भी नॉर्मल है, लेकिन बस ये जो प्रॉब्लम हो जाती है उनके साथ में कि उन्हें सुनाई नहीं देता, इस वजह से ये इफ़ेक्ट डालती है उनकी बौद्धिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, कि उनका विकास नहीं हो पाता और भाषा के क्षेत्र में भी, है ना। और वो अपना एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर हमारे साथ थोड़ी देर के लिए कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हम कितना परेशान हो जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि अगर हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो क्या होता है कि हमारा बस मन करता है सोते रहो और किसी से बात करने का मन नहीं करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो सोचिए कि उन बच्चों के साथ तो कितनी प्रॉब्लम बचपन से ही रहती है, पूरी लाइफ टाइम रहती है। तो सोचिए कैसे अपने आप को वो हैंडल करते होंगे, उनका एडजस्टमेंट मतलब उनको अपनी समाज के साथ एडजस्टमेंट करने में कितनी प्रॉब्लम आती होगी, कितनी सारी मुश्किलों को वो फेस करते होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कुछ अध्ययन हुए हैं, उन पे रिसर्च करी गई है उन बच्चों पे, तो ये देखा गया है कि उनकी जो मानसिक योग्यता जो होती है कम होती है, उनकी शैक्षिक योग्यता और समायोजन भी अच्छा नहीं होता है। इसी कारण से इसका मुख्य कारण यह है कि ऐसे बालकों में भाषा का अभाव रहता है तथा उन्हें सुनने और बोलने में कठिनाई होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई बच्चे सुन के सीखते हैं, सुन के भी सीखते हैं, देख के भी सीखते हैं। अब बच्चा देख तो रहा है लेकिन सुन नहीं पा रहा है, तो सुनने से क्या होता है, बच्चा सुन के चीज़ें सीखता भी है ना। भाषा सीखेगा, बोलना सीखेगा, नई नई चीज़ों को सीखता है। लेकिन जब वो नहीं सुन पाता है तो इस तरह से उसका भाषा का विकास भी नहीं होता, है ना। तो उसमें इन बालकों में क्या होता है, भाषा का अभाव रहता है और उन्हें काफ़ी सुनने में भी, बोलने में भी प्रॉब्लम होती है ऐसी ही। तो इस वजह से क्या होता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता, उनकी जो मानसिक योग्यता होती है वो कम होती है। ठीक है, इन छात्रों में हीन भावना आ जाती है ऑब्वियसली, कि भाई वो किसी के साथ बात ही नहीं कर पा रहे हैं खुल करके, वो अपनी बात को खुल के नहीं किसी से बात कर पा रहे, ना ही किसी की बात को समझ पा रहे। और क्या होता है कि भाई फिर ऐसे में लोग पसंद भी नहीं करते कि इसको सुनाई तो देता नहीं, इससे हम क्या बात करें, है ना। तो क्या होता है कि ऐसे में जो ये बच्चे होते हैं, इनके अंदर थोड़ी सी हीन भावना आ जाती है कि हम सुन नहीं सकते या हमसे कोई बात नहीं कर रहा है, हम अपनी बात को नहीं बोल पा रहे। तो ऐसे कहीं ना कहीं इनके अंदर हीन भावना आ जाती है। श्रवण बाधितों की कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं को निम्नलिखित 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो जो एक कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनको इस 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। जैसे कि सामाजिक रूप से बाधित, इस प्रकार के बालक समाज में भली प्रकार अपना समायोजन नहीं कर पाते। मैंने बताया ना कि वो अपना एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं समाज के साथ में, उन्हें वातावरण में समायोजित होने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप ऐसे बालकों में व्यक्तित्व का संतुलन नहीं रहता और उनमें कई प्रकार के दोष आ जाते हैं। इन बालकों की संप्रेषण क्षमताएं भी सामान्य नहीं होती, वही कम्युनिकेशंस वाली जो होती है तो वो नॉर्मल नहीं होती और वे दूसरों को भी अपनी बात नहीं समझा पाते। ना तो वो दूसरों की बात को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, और ना ही वो अपनी भावनाओं को किसी से शेयर कर पाते हैं, है ना। तो पहला पॉइंट ये है कि सामाजिक रूप से बाधित होते हैं। दूसरा होता है कि व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास से संबंधित समस्याएं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इन बालकों को सबसे बड़ी कठिनाई भाषा की होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके सामाजिक विकास की प्रक्रिया समुचित ढंग से नहीं हो पाती है और वे समाज में अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाते। ये बालक अधिकांशतः दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट आता है कि व्यक्तित्व संबंधी समस्याएं। ऐसे बालकों में श्रवण बाधिता होने के कारण व्यक्तित्व संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उनमें से कुछ श्रवण बाधित बालक यह प्रयास करते हैं कि वह सामान्य बालकों की तरह अपना व्यवहार करें, परंतु प्रायः वे ऐसा करने में असमर्थ ही होते हैं। इससे उनके व्यक्तित्व का विकास प्रभावित होता है। आप जानते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होता है हमारा, हम अपने समाज से ही
चाहे फिज़िकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे सोशली हो, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में हो, तो हमारे जो व्यक्तित्व का विकास होता है, तो वो भी इनका क्या होता है, उसमें भी ये इफ़ेक्ट डालता है और ये इनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है ऐसे बच्चों का, ठीक है। फिर बात करेंगे कि मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के बारे में, तो श्रवण बाधित बालकों में व्यावहारिक समस्याएं अधिक होती हैं, क्योंकि वे जब दूसरों की बातें नहीं सुन पाते तो कभी-कभी उन बातों का गलत अर्थ लगाते हैं। अब होता क्या है कि भई सामने वाला कुछ बोल रहा है, वो सुन ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या होता है कि कहीं न कहीं उन बातों का वो गलत अर्थ लगाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, तो उसकी मीनिंग को वो समझ नहीं पाते तथा तदनुकूल ही अपना व्यवहार करते हैं। परिणामतः सामान्य बालकों की उनके प्रति सहानुभूति कम हो जाती है तथा वे बालक उनकी सहायता नहीं करते हैं, क्योंकि होता है ना कि भई ये हमारी बात तो सुन नहीं पा रहा है, अब हम क्या इसकी बात सुने, तो मतलब क्या होता है कि इनका कन्वर्सेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता है और ये जो मतलब ये साइकोलॉजिकली भी इफ़ेक्ट करता है इनका, ये जो प्रॉब्लम होता है। श्रवण बाधित बालक अधिकांशतः सामान्य बालकों से अपने को भिन्न महसूस करते हैं, जिससे उनकी व्यावहारिक समस्याएं और अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि यही चीज़ बोला गया है कि जो नॉर्मल चाइल्ड्स होते हैं, ये अपने आप को, जो बच्चे होते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो ये जो बच्चे होते हैं ये नॉर्मल चाइल्ड से अपने आप को एक अलग सा महसूस करते हैं। उनको वही लगता है ना कि हम सुन ही नहीं पा रहे हैं, हम ना ही किसी से बात कर पा रहे हैं, ना ही हम किसी की बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ना ही अपनी बात दूसरों से कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को क्या होता है, नॉर्मल चाइल्ड से अपने आप को थोड़ा सा अलग फील करते हैं, ठीक है। तो इससे उनकी जो व्यावहारिक समस्याएं होती हैं वो और भी बढ़ जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है कि भाषा संबंधी कठिनाई। इस प्रकार के बालकों में भाषा की कठिनाई अधिक होती है, क्योंकि उन्हें सुनने तथा बोलने दोनों में ही कठिनाई होती है और इसके फलस्वरूप उनके सामान्य बालकों से समुचित शाब्दिक अंतर प्रक्रिया नहीं हो पाती है ना। वर्बली वो किसी से भी कुछ बात नहीं कर पाती, क्योंकि भाषा का विकास इतना नहीं होता है। इनकी शब्दावली भी सीमित होती है और उन्हें सांकेतिक भाषा का सहारा लेना पड़ता है। वे सामान्य बालकों की बात को भी नहीं समझ पाते। इस प्रकार के दोष के कारण वे भाषा का समुचित लाभ नहीं उठा पाते। तो ये कि इनका भाषा, मैंने बताया था कि भाई लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और फिर ये भी इनकी एक प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आता है असामान्य संवेगात्मक व्यवहार। अब प्रायः इस प्रकार के बालक अपने भावात्मक व्यवहार में असामान्य होते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि वे दूसरे की बातों को नहीं समझ पाते, जिससे उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है और उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। अपनी और दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वे असामान्य व्यवहार भी करने लगते हैं, ठीक है। तो यानी कि जब वो दूसरों की बात को वो समझ नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं उनको गुस्सा आता है कि वो अपनी बात भी नहीं बोल पा रहे हैं और ना ही दूसरों की बात को समझ पा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत सारे, तो इनका बिहेवियर ही बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाता है ना। कई बार देखो हमारे साथ ही होता है कि कभी तबीयत ख़राब होती है, अच्छा फील नहीं करते हैं, तो हमारा मन भी नहीं करता है किसी से बात करने का। या कई बार होता है कि हमारी बात को सामने वाला नहीं समझ रहा है, या कहीं ना कहीं हमारा बिहेवियर भी ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो इन बच्चों को तो पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो इस वजह से इनके जो व्यवहार होता है उस पर भी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है ना। तो ये थी इनकी कुछ समस्याएं, जो जिसको 6 पार्ट्स में करके डिवाइड करके बताया गया आपको। वैसे तो देखो प्रॉब्लम बहुत होती हैं, लेकिन इसको मेनली 6 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा के बारे में हम बात करेंगे। तो श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा हेतु संप्रेषण तकनीक एवं शिक्षण तकनीक का विशेष महत्व है। इनके आधार पर श्रवण बाधित बालकों को शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इनका संक्षिप्त परिचय निम्नवत है। जैसे संप्रेषण तकनीक, तो मतलब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इनको जो शिक्षा प्रदान की जाती है, तो कैसे मतलब इनको शिक्षा प्रदान की जा सकती है, तो इसके बारे में आपको शॉर्टली बताया गया है। जैसे कि पहला है संप्रेषण तकनीक बताई गई है। तो श्रवण बाधित बालक के संबंध में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वह संप्रेषण के दृष्टि से असक्षम रहता है, यानी कि वही कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है किसी से भी। तो इसमें वो क्या होता है, असक्षम होता है। असक्षम बोला है मैंने, सक्षम नहीं बोला है, मैंने बोला है असक्षम रहता है। बालक सुन नहीं सकता है, अतः वह स्वाभाविक रूप से कक्षा में पढ़ाई जाने वाली बातों का सही से अधिगम नहीं कर सकता। यानी कि उसे क्लास में कुछ भी पढ़ाया जाएगा तो वो उसको सीख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सुन नहीं सकता है, सामने से क्या बताया जा रहा है, क्या टीचर पढ़ा रही है, सुनाई देगा नहीं तो समझ ही नहीं पाएगा।
तो परिणामतः उसे भली प्रकार शिक्षित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की संप्रेषण तकनीक अपनाई जानी चाहिए। तो इस प्रकार की कुछ संप्रेषण तकनीक निम्नलिखित है। तो पहला आता है संकेत भाषा। तो संकेत भाषा उसी भाषा को होता है जिसमें कि बोला जाता है। संकेत भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं कि इसमें उसी व्याकरण का प्रयोग होता है जो बोली जाती है। इससे बालक सुनने वाले भागों के साथ सुगमता पूर्वक संप्रेषण कर सकता है। प्रभावशाली ओष्ठ पठन, ओष्ठ मतलब होता है होठ को, लिप्सिंग को पढ़ना, मतलब लिप्स जैसे जो बोल रहा है सामने वाला, तो जब हम बोलें तो अच्छे से बोलें, आराम से बोलें, ताकि वो जो सामने जो बच्चा है वो लिप्सिंग मतलब देख करके कि क्या बोला जा रहा है उसको समझ सके, है ना। और संकेत भाषा के लिए छोटे छोटे वाक्य, मुहावरे आदि धीरे धीरे व स्पष्ट बोलने चाहिए। साथ ही बोली गई विषय वस्तु सार्थक होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में बालक शीघ्र ही कही गई बात समझना सीखेगा। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे आप संप्रेषण तकनीक को यूज़ करें कि आप वो बच्चा जो है, जिस बच्चे को सुनाई नहीं देता है, तो वो समझ सके। तो कैसे कि जैसे आप बोल रहे हो तो आराम से क्लियरली बोलो, और मतलब इस तरह से बोलो कि जो सामने जो बच्चा है वो आपकी लिपसिंग को देख के समझ पाए कि आप क्या बोल रहे हो, है ना। ये चीज़ है। फिर स्पर्श विधि, इसमें स्पर्श द्वारा कही गई बात को समझने का प्रावधान होता है। गतिविधि, इसमें शरीर से विभिन्न गतियां करवाकर बधिर बालकों के संप्रेषण में सहायता दी जाती है ना। यही है कि अलग अलग वो फिजिकली मतलब अलग अलग एक्शंस करते होंगे, अलग अलग साइन बनाते होंगे, जिससे वो बच्चे देख के समझ पाते हैं कि किस चीज़ के बारे में बात करी जा रही है। प्रवर्धक प्रयोग, ध्वनि प्रवर्धक यंत्रों का प्रयोग भी संप्रेषण के लिए किया जाता है, परंतु यह केवल उन बालकों के लिए ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है जो सामान्य से थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। मतलब यहाँ पे जो गाली आपको बताया गया, फोर्थ वाली प्रवर्धक प्रयोग वाला जो बताया गया, तो ये उन्हीं बालकों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, मतलब जो जिनको मतलब थोड़ा बहुत सुनाई देता है, कम सुनाई देता है लेकिन सुनाई थोड़ा देता है, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होती है। ओष्ठ पठन की बात करेंगे तो ओष्ठ पठन में बालकों को होठों के हिलने और गति के आधार पर वर्णों और शब्दों को पढ़ने की शिक्षा दी जाती है। तो ओष्ठ पठन की कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि एक बधिर बालक एक सामान्य गति से बोले गए वाक्य को केवल 25% ही समझ सकता है। मतलब यहाँ पे ओष्ठ पठन में यानी कि होठों को पढ़ना भी सिखाया जाता है कि कैसे आप सामने वाला जो है, अब देखो ये बच्चे जो हैं जो सुन नहीं सकते, अब इनको कहीं ना कहीं इनका भी जो डेवलपमेंट करना है, इनको भी तो अपना विकास करना है, तो इनके लिए मैंने आपको बताया ना कि अलग से इनके स्कूल्स भी होते हैं और इनको अलग से ट्रेन किया जाता है, इनके स्पेशल टीचर्स होते हैं, स्पेशल क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पे इनको ये भी सिखाया जाता है कि कैसे आपको चीज़ों को समझना है। जो अगर सामने वाला बोल रहा है तो कैसे आप वर्णों को समझेंगे, उसका कैसा साउंड आएगा, कैसे आपके होठों की बनावट होगी जब आप किस प्रकार के शब्दों को बोलेंगे। तो मतलब यहाँ पे सिखाया जाता है। लेकिन तभी बोला गया है कि जो ये ओष्ठ पठन, ओष्ठ मतलब यही जो होठों को पढ़ के, है ना, मतलब कि जो इसकी भी कुछ कमियाँ होती हैं। तो एक बधिर बालक जो होता है, यानी कि जो ये बालक है जिसको जो मतलब पीड़ित है, जिसको सुनाई नहीं देता है, तो वो सामान्य गति से बोले गए वाक्य को मतलब वो केवल 25% ही समझ पाते हैं कि सामने से क्या बोला जा रहा है। फिर है कुछ ध्वनियों को उच्चारित करते समय होठ लगभग समान गति से हिलते हैं। जैसे प, अब देखो जैसे होता है ना कि कुछ, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे ये बताया कि यहाँ पे बच्चों को ये भी शिक्षा दी जाती है कि कैसे आपको मतलब समझना है कि सामने वाला क्या बोल रहा होगा। तो होठों की बनावट अलग तरीके की आएगी। जैसे मैं प बोलूँगी तो मेरा कितना बड़ा होठ खुलेगा, किस तरह की शेप होगी। लेकिन इसमें कमियां यहाँ पे ये बताई गई है क्योंकि बहुत से ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने पर ना एक जैसा लगता है। तो अगर मैं अगर आप लोगों के साथ एक गेम भी खेलूँ और मैं बोलूँ कि बताओ मैं क्या बोल रही हूँ, कौन सा अक्षर बोल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय एक जैसा, मतलब आपके बोलते समय ना आपका जो लिपसिंग का जो शेप आएगा वो एक जैसा आएगा, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे कुछ दे रखा है आपको प, भ, ब, क, त, मतलब इनको जब आप बोलेंगे, आप खुद से एक बार देखना बोल के, तो आप यही देखेंगे कि इनको तो बिल्कुल लग रहा है कि ये तो सेम लग रहे हैं, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि ये सेम इनका शेप आएगा बोलते समय, तो सामने वाला अगर हमारे लिपसिंग को पढ़ेगा भी ना तो उसको कहीं ना कहीं इस पर कन्फ्यूज़न हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो बिल्कुल सेम साउंड आता है उनका। तो ये जो हमारा लिपसिंग स्टडी कर रहा है, लिप्स के थ्रू जो पढ़ रहा है बच्चा, तो उसको इस चीज़ में कंफ्यूजन आ जाती है कि भाई वो क्या बोल रहे होंगे वर्ण, क्योंकि उनका शेप बोलते समय, उन वर्णों को बोलते समय क्या होता है कि होठों का जो शेप एक जैसा रहता है ना। तो ये चीज़ है।
आई होप आप समझ गए होंगे। बालक का ध्यान विभाजित हो जाता है क्योंकि वह आधा ध्यान होठों की गतियों पर तथा आधा ध्यान कही गई बात पर केंद्रित करता है। अब देखो, अब बच्चा या तो समझ लेगा या वो होठों को ही पढ़ता रहेगा, है ना, तो कहीं ना कहीं उसका जो दिमाग होता है ना वो दो जगह बट जाता है, तो फलस्वरूप वह संपूर्ण बात को नहीं समझ पाता है। फिर आता है चिन्ह भाषा। बाधित और अत्यधिक ऊंचा सुनने वाले बालकों के लिए चिन्ह भाषा का प्रचलन है, जैसे चिन्हित अंग्रेजी, अमेरिकन चिन्ह भाषाएं, ये एक दूसरे से भिन्न होती है। मतलब चिन्ह भाषा मतलब साइन लैंग्वेज, जैसा कि आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कि अलग अलग वर्ड को बोलने के लिए क्या होता है, अलग अलग तरीके के वो हाथों साइन लैंग्वेज का मतलब यूज़ करते हैं। आप समझ गए हो उसको। और ताकि उसे आगे क्या, ये एक दूसरे से भिन्न होती है। कौन सी भाषा? जो चिन्हित अंग्रेजी होती है और एक अमेरिकन चिन्ह भाषा है, ये दोनों एक दूसरे से अलग होती हैं। अतः विशेषज्ञ चिन्ह भाषा को प्रमाणित कर रहे हैं। जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं तो उन्होंने चिन्ह भाषा को प्रमाणित कर रहे हैं ताकि उसे अधिकतर स्कूलों में बोला जा सके और सामान्य बातचीत में तथा दूरदर्शन में उसका प्रयोग हो सके। अच्छा, कई बार आप लोगों ने देखा ही होगा, कई बार कुछ न्यूज़ चैनल्स आते हैं, या कई बार मैंने भी दूरदर्शन में जब बहुत पहले देखा था एक बार कि कोई न्यूज़ चल रही थी तो बगल में एक साइन लैंग्वेज के थ्रू भी वो समझा रही थी। तो वो ये कितना अच्छी चीज़ है कि भाई जो लोग मतलब सुन नहीं सकते तो वो भी कम से कम उन एक्शंस को देख करके तो समझ ही सकते हैं, है ना। तो चिन्ह भाषा में शब्द एवं वर्णों के लिए चिन्ह बने रहते हैं। ठीक है, आगे आता है शिक्षण तकनीक की बात करते हैं। तो श्रवण बाधित बालकों के लिए शिक्षण तकनीक का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला आता है कि श्रवण बाधित बालकों के लिए एक नोट लेने वाले व्यक्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही उसकी कुछ इस प्रकार की विशेषताएं होनी भी अपेक्षित है। वह श्रवण बाधित बालक के प्रति संवेदनशील हो, विषय का अच्छा ज्ञान रखता हो, उसकी सामान्य से अच्छी शैक्षिक उपलब्धि हो, अध्यापक से कार्य लेने में आत्मविश्वास का अनुभव करता हो और उसमें अपनी आलोचना को स्वीकार करने की भावना हो। तो ये कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो बताया गया है कि आप इन टेक्निक्स का यूज़ करके उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यदि नोट लेने वाली व्यक्ति की व्यवस्था नहीं हो पाती तो इस स्थिति में श्रवण बाधित बालक के किसी सहपाठी से कहा जा सकता है कि वह जो नोट्स लेता है उसकी कार्बन कॉपी निकाला करे और कार्बन कॉपी का प्रयोग श्रवण बाधित बालक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब खाली हमारा लास्टली बचा है कि शिक्षण के माध्यम से विषय वस्तु को सहायक सामग्री की सहायता से ही पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब कि जो भी हमारे टीचिंग एड्स होते हैं तो उन टीचिंग एड्स की हेल्प से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं बच्चों को, वैसे भी हमारे क्लासरूम में बच्चों को जो भी पढ़ाया जाता है तो विद द हेल्प ऑफ दिस टीचिंग एड्स हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, है ना। तो नॉर्मल चाइल्ड्स के लिए भी और जो बच्चे की प्रॉब्लम होती है इनको भी जो हमारी टीचिंग एड्स होते हैं अलग अलग, तो इसके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। फिर आता है फोर्थ पॉइंट कि जो ये बालक होते हैं तो इनके लिए एक स्पेशल टीचर्स जिनको मतलब ट्रेंड किया जाता है तो उनको ही यहाँ पे नियुक्त किया जाना चाहिए। इसका कार्य अन्य अध्यापकों और माता पिता से मिलकर बालकों के अध्ययन की व्यवस्था करना होगा। मतलब ये कि जो ऐसे चाइल्ड्स होते हैं तो इनके लिए स्पेशल टीचर्स होते हैं और साथ ही माता पिता से भी बात करनी चाहिए इस बारे में कि उनके लिए कैसे मतलब स्कूल अच्छे हैं उन बच्चों के लिए और किस प्रकार के टीचर से उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए या कौन से स्कूल में भेजा जाना चाहिए ऐसे बालकों को, है ना। तो ये सब चीज़ों की व्यवस्था करना चाहिए। फिर आता है इन बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि रोचेस्टर तकनीक विज्ञान संस्था में स्थित है बधिर राष्ट्रीय तकनीक संस्था में इस प्रकार के कार्यक्रम उपलब्ध हैं। इन्हें भारतीय संस्कृति के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नवीन कार्यक्रम भी बनाए जा सकते हैं। शिक्षण के मध्य प्रश्न पूछना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न पूछने से पता लग सकता है कि बालक जो है वो पढ़ाई गई बात को कितना समझ रहा है। यानी कि पढ़ाते समय बच्चों से बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछना चाहिए ताकि पता चले कि ऐसा तो नहीं कि टीचर से पढ़ा रहे बच्चों को समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो वो कितना बच्चों को समझ में आ रहा है, किस लेवल का समझ में आ रहा है, तो इसलिए प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए पढ़ाते समय। तो 7 पॉइंट है कि श्रवण बाधित बालकों की अधिगम संबंधी त्रुटियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह देखना चाहिए कि वे शब्दों को ठीक से लिखते हैं, बोलते हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो इस दृष्टि से प्रारंभिक अवस्था में सुधार कर लेना बालक के लिए हितकारी सिद्ध होता है। यानी कि जो भी उनकी मिस्टेक्स हैं उन पे बहुत शुरू से ही ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि जो ये मिस्टेक्स हैं स्टार्टिंग में हो रही है तो उसको सुधार सकते हैं। लेकिन अगर वो बच्चा शुरू से ही गलतियां कर रहा है और उस पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के क्या होता है कि काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती हैं और इतना सुधार नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि स्टार्टिंग से ही इन बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी वो मिस्टेक्स कर रहे हैं उसमें सुधार करना है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है हमारा कि आजकल श्रवण बाधित
बालक के लिए शिक्षण हेतु कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो ये था हमारा जो ये टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है फाइनली, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। तो इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर भी मैं अपने चैनल का लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम पे आप मेरे चैनल पे आ जाएंगे, और वहाँ से जो भी और भी पीडीएफ्स हैं वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अच्छा लगे वीडियो तो इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।